अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, अगर हम पेशावर बीआरटी की बात करें तो कई सालों से ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बेतहाशा बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर बात होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो बीआरटी जो कि कई सालों तक एक सियासी तनाज़ा बने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दरमियान उनके बयानात का मरकज़ रही है। और फिर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें तो ख़ुद उनके बयानात भी हमेशा ऐसे रहे कि जिसमें पहला बयान दूसरे बयान से नहीं मिल रहा था। अगर बीआरटी सर्विस या बीआरटी रूट की अगर हम बात करें या पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो शुरू दिन से हम यही कहते आ रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन कि इसकी कंप्लीशन डेट जो है वो जून 2021 है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पहले 6 महीने में, फिर 12 महीने में, फिर 15, 18, 2 साल इस तरह मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से और इनके मिनिस्टर और सियासतदानों की तरफ से, चाहे वो MPs थे या MNAs थे या जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो मुख्तलिफ डेट्स जो हैं वो इसकी ओपनिंग की देते रहे, जिसका ये नतीजा निकला कि पेशावर बीआरटी जो है वो एक मुतनाज़ा मौजू बनकर रह गई। जब 13 अगस्त को ये शुरू हुई तो पहला 1-2 हफ्ता जो है हम जैसे कहते हैं कि खिड़की तोड़ हफ्ता इसका रहा और लोगों ने इस सर्विस को खूब इस्तेमाल भी किया। लेकिन बहरहाल जो एक हमें फिगर दिया गया था कि रोज़ाना के हिसाब से 3 लाख के करीब मुसाफिर जो हैं इसमें सफ़र करेंगे या इस तरह की जो मुख्तलिफ मालूमात थी, अगरचे उस पर तो बीआरटी पूरी नहीं उतरी, लेकिन हुआ ये कि मुसलसल बीआरटी की बसों में आग लगना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बीआरटी की बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया और उनका मुआयना अभी जारी है। अब मुआयने में क्या हो रहा है, अब तक की सूरत हाल क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ के तलबा के लिए बीआरटी जो थी वो बहुत ही इकनॉमिकल बस सर्विस थी। लोग बहुत खुश थे, खुसूसन तलबा जैसे कि मैंने कहा बहुत खुश थे। अब तलबा क्या कहते नज़र आते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हम पेशावर यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले स्टूडेंट से बात करते हैं कि बस सर्विस उन्हें कैसी लगी और अब उनके क्या ख्यालात हैं और अब इस बारे में वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पेशावर यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया हम इस वक्त मौजूद हैं और मुताहिरा पेशावर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं हमारे साथ और ये बीआरटी को यूज़ करती रही हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आई हुई हूँ। अच्छा। मैं BBA ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा, तो मुताहिरा आपने यूज़ की बीआरटी, क्या सूरत हाल है? जब मैंने एक टाइम ही यूज़ की थी लेकिन बहुत अच्छा था, सर्विसेज बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक से बंद हो गई, उसमें केसेस आना शुरू हो गए तो फिर प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी। तो आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रही थी? मैं इधर अपनी यूनिवर्सिटी से नमक मंडी तक। अच्छा जी। तो पहले जब आप सफ़र करती थी नमक मंडी से पेशावर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर ही है ये नाजरीन के लिए, और फिर उसके बाद आप दोबारा से अपने घर जाती थी नमक मंडी तक, तो पहले सफ़र कितनी देर का होता था और बीआरटी यूज़ की तो कितनी देर का था? पहले तो मतलब घंटे लग जाते क्योंकि आपको पता है जैसे रश बहुत ज़्यादा होती है ट्रैफिक, लेकिन बीआरटी में बहुत अच्छा था, कम से कम आप 20 मिनट्स में या 15 to 20 मिनट्स में आप कर लेते हैं क्योंकि वो हर स्टॉप पे रुकना भी होता है ना, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इतना नहीं फ़र्क पड़ता टाइम का। जब बीआरटी शुरू हो रही थी तो आप एक्साइटेड थी? जी बहुत ज़्यादा। और जब उसने सफ़र किया तो वो वाकई लगा कि हाँ जैसे कहा जा रहा था वैसा है? जी जी बिल्कुल वैसे ही था। आपका क्या नाम है? आयशा नसीर। आयशा किस डिपार्टमेंट में पढ़ती है? सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। सोशल वर्क में। अच्छा, बीआरटी यूज़ की? जी हाँ। कैसा लगा? जब बीआरटी थी तब बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब बीआरटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया? मैंने हाजी कैंप से यहाँ तक का यूनिवर्सिटी तक का सफ़र मैं करती थी, यूनिवर्सिटी आती जाती थी। बीआरटी में 1 घंटे में होता था और बीआरटी के बगैर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, 1.5 घंटे में भी, 2 घंटे में भी पहुँच जाती हूँ मैं। अच्छा, तो बीआरटी नहीं थी तो आप क्या यूज़ करती थी? तब मैं टैक्सी में आती जाती थी, ज़्यादातर टैक्सी नहीं होती थी, फिर मैं वैगन में आती जाती थी। अच्छा, जी। तो पैसों का भी फ़र्क पड़ा? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा। बीआरटी में ये था कि वो बहुत मुझे सस्ता पड़ता था, वो मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में मैं आती जाती थी, और जब बीआरटी नहीं है तो टैक्सीज़ में मुझे 300 भी लग जाते हैं, 350 भी लग जाते हैं।
तो हुकूमत को क्या कहेंगी कि ये इतनी अच्छी सर्विस इस तरह के मसाइल का क्यों शिकार हो गई? मैं हुकूमत को ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी बीआरटी दोबारा खोल दी, क्योंकि मेरे इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं और मेरे वो पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। रास्ते में जो ड्राइवर्स हैं बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर्स हैं इनके इथिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं और हम लोग स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब ये जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, मज़दा और वैगन वगैरह, उसमें आप समझती हैं कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट वगैरह होती है? बहुत ज़्यादा हैरस किया जाता है टैक्सीज़ में स्पेशली, लेकिन मेरी मजबूरी है टैक्सी में आना जाना, क्योंकि ये बसेस में और वैगन्स में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं बिल्कुल पागल होने लगती हूँ उसमें। इसलिए तो टैक्सीज़ में ये होता है वो टच करते हैं, तंग करते हैं, बातें सुनाते हैं और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। अच्छा, तो आपने जब बीआरटी में कितनी दफ़ा सफ़र किया? बीआरटी में मैंने काफ़ी मरतबा किया। जब बीआरटी थी तो तब मैं आसानी से आती जाती थी, लेकिन अब उधर ये हरासमेंट और इस तरह के मामलात नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब बीआरटी बंद हुई तो फिर उसके बाद मैंने अपने तमाम कामों को मैं कल पे छोड़ती रही और मैं घर बैठी रही। मैंने कोशिश की कि मैं घर से ना निकलूं। इनकी बातें आपने सुनी। ख़वातीन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूँकि मैं भी काफ़ी अरसे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही थी, इवन कि जब मैंने अपनी जॉब का आगाज़ किया उस ज़माने में भी पेशावर में यही मज़दे, यही वैगन जिनका इन्होंने ज़िक्र किया हम यूज़ करते थे। और वाकई हरासमेंट जो है ऐसी ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा होती है और बच्चियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो एक अच्छी सर्विस जो थी वो बीआरटी के नाम से शुरू हुई, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर उसमें आग लग गई और अब ये बच्चियाँ मुसलसल यही तकाजा हुकूमत से करती नज़र आती हैं कि बीआरटी जो है दोबारा से स्टार्ट की जाए, लेकिन ध्यान के साथ। कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। आपका शुक्रिया। ज़ू कार्ड क्यों भेजना चाहते हैं? बस बैटरी ही नहीं है तो ज़ू कार्ड भी क्या करे? अभी ठीक हो जाएगी ना थोड़ी देर के ये बाद? तो 4 साल से सोच रहे हैं। तो हो गया उसका थोड़ी देर बाद का क्या? 15 में को बंद की है। अच्छा। तो 1 महीने के लिए बंद की थी ना। तो अभी तो 1 महीना पूरा अगर चलानी नहीं तो फिर ये बीआरटी क्यों इतनी? 15 को बंद। पेशावर को बुलडोजर लाके पूरे पेशावर से तू पूरा चमकनी पे उन्होंने पूरा पेशावर खराब किया है उन्होंने, ठीक है। और सारी वो पूल वूल वगैरह पे इस पे जो उन्होंने पैसे लगाए थे अरबों, ठीक है, वो भी सारा गर्क कर दी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद तो मैं बिल्कुल पीटीआई के हक में बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, नहीं, पीटीआई को छोड़ें, ये सियासी बातें नहीं करते। हम ये कहते हैं तो ये कि सियासी एक मंसूबा है ना। पहले तो ये कह रहे थे उधर लाहौर में कहते कि जंगली बस और ये वगैरह वगैरह, और अब ये कह रहे कि इधर बीआरटी लगा रहे हैं। उस पे कितना खर्चा है और इस पे कितना खर्चा है आप खुद ने एस्टिमेट करें। सबके पास शऊर है, ठीक है, सब बिल्कुल एजुकेटेड लोग हैं। तो आप उनसे पूछा, हर इंसान के पास दिमाग है, सोचे कि उस पे कितना खर्चा है और इस पे कितना खर्चा है। मैं एक सवाल कर लेती हूँ आपसे। 10 ज्यादा है कि 20 ज्यादा है? सिंपल दैट। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये बड़ा इकोनॉमिकल था, जो सफ़र करते थे उनके लिए टाइम की भी बचत थी, तो मंसूबा तो अच्छा था ना? नहीं, मंसूबा अच्छा नहीं था, बस ऑलरेडी उनके पास खड़े थे, ठीक है। डेली इस साइड पे तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 100 बसें चला रहे थे। बसें आई थी तकरीबन 250-260 के लगभग बसें आई थी। ये सिर्फ 100 बसें चला रहे थे, उसमें इंसानों की जगह, बैठने की जगह ही नहीं थी। अभी पेशावर को सारे लेके जाओ इस्लामाबाद, उनको ये दिखाओ कि ये मिसाली मंसूबा है। अभी उनको दिखाओ कि वो मेट्रो है। हाँ, आप इससे मुतमईन नहीं हो? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। आपको लगता है कि ये बसें ठीक नहीं थी? बसें बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं थी। अच्छा, एक और बात, आप भी उन ख्यालात के हामिल लगते हो जो कहते हैं कि बीआरटी एक इजाफी मंसूबा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपकी बातों से ऐसा लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? इजाफी मंसूबा नहीं है, लेकिन इन्होंने टाइम भी बहुत ज्यादा लगाया इस मंसूबे पे। खैर है, मंसूबों पे तो काम होता है ना। वो गलत बयानी हो गई थी ना, कि सियासी स्टैंड था। समझ के बात किया करें ना, जब उनसे गलतियां होती हैं तो फिर हमसे तो कोई गिला ही ना। नहीं, सियासी स्टैंड नहीं था, ठीक है। ये पहले वो क्यों कह रहे थे जब लाहौर इस्लामाबाद में मेट्रो बन रही थी, ठीक है, तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि ये जंगली बस है, प्लां बस है और ये नाकाम है और ये हम इंसानों पे खर्च करें, बसों पे क्यों खर्च करें और सड़कों पे क्यों खर्च करें? तो फिर खुद इन्होंने एक नाकाम मंसूबा क्यों बनाया? एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है इनका कि जब आप दूसरों पर तनकीद करते हैं और उसको जंगला बस कह रहे थे, तो फिर आपने एक नाकाम, उनके मुताबिक कि आपने एक नाकाम मंसूबा क्यों बनाया। अब मंसूबा नाकाम है या कामयाब, इसका तो पता आने वाले वक्त में चलेगा। आपका क्या नाम है? अमाद खान काकड़।
काकड़। अहमद खान, आप भी बलूचिस्तान जी से? हाँ, मैं बलुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बीआरटी में सफर किया? जी हाँ, BRT में सफ़र कैसा किया। लगा? BRT कैसा लगा? BRT अच्छी थी, मगर सफर कैसा लगा? सफ़र अच्छी लगी मुझे, मगर ओवरलोडेड था, जगह ही नहीं था, इतना लोड कर दिया था। वो बिजली पे चलने वाली मशीन है, इसको इतने ओवरलोड करोगे तो लाजमी साइड इफ़ेक्ट आप लोग के सामने है। 3 बसेस को आग लगी, तो बसेस इन लोग के पास 100 बसेस और खड़ी थी, ये लोग क्यों नहीं चला रहे? इतना लोड होएगा तो ये वापस यही मसले आएंगे। जब बस बनी है 100 लोगों के लिए, उसमें अगर आप 300 डालो तो क्या बनेगा? अच्छा, इनका ख्याल ये है कि ओवरलोड होने की वजह से ये मसला हुआ है। वैसे इकोनॉमिकली अगर आप उसको देखें तो आपको लगता है कि मंसूबा ज़बरदस्त है? नहीं, मंसूबा कहाँ ज़बरदस्त है। बसेस लाने ये लोग कोई और गए थे, वहाँ सस्ते ये वाली बसेस मिल गए, लोग ने ये खरीद लिए। ये कौन सी? मैं तलबा के लिए कह रही हूँ कि एज ए तालिब इल्म आप जब सफ़र करते हैं या मुसाफिर के तौर पर, तो आपको लगता है कि ये अच्छा मंसूबा था? बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, इससे फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं कि वो यहाँ टाउन से बैठ के अजखेम जाए 30-40 रुपए में। हम लोकल गाड़ियों में जाते हैं तो उससे तो ये बहुत अच्छे, अगर मगर सही अगर इसको चलाए तो बात है। आपके बलूचिस्तान में तो ऐसा कोई मंसूबा नहीं बना? शुक्र से अभी तक नहीं बना है, शुक्र से? क्योंकि हम लोग ने यहाँ 4 साल इस पेशावर पुलों का शहर हम लोग इसको बोलते थे। आप लोग के सामने था पेशावर कितना प्यारा था, पेशावर को तोड़ फोड़ दिए BRT की वजह से। तो आप इस तोड़ फोड़ से बचने के लिए कह रहे हैं कि शुक्र है बलूचिस्तान में ये नहीं बना? जी हाँ, बलुस्तान में हम लोग की अपनी एक सर्विस चलती है। कोई अच्छा, क्या सर्विस चलती है? हमारी वहाँ लोकल सर्विस चलती है, वो इससे बहुत सेटिस्फाई है हम उनसे। अच्छा। AC गाड़ी चलती है लोकल में, तो उससे हम लोग सेटिस्फाइड है। वो सस्ती हमें पड़ती है, क्योंकि वहाँ नन कस्टम पेड है, तो हर कोई सस्ती गाड़ी लेके लोकल में चला रहा होता है। ठीक है, ये तो एक अलहदा से एक व्यू आ गया कि जनाब वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ऐसा मंसूबा ना ही हो तो अच्छा है। बहरहाल ये तौलबा थे इनके, आपने बातें सुनी। हम पेशावर यूनिवर्सिटी में इसीलिए आए कि जब BRT बनने से पहले हम बच्चों से बात किया करते थे, तौलबा से, सड़कों पर, बस के स्टॉप पर, मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो यही कहते थे कि ये मंसूबा एक्चुअली हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। अब आपने देखा कि तौलबा वाकई इस मंसूबे को सराह तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जहनों में मुख्तलिफ सवाल भी हैं, और वो सवाल जो है पूछते हैं, और वो कहते हैं कि एक मंसूबा जो इतना ज़्यादा सियासी तौर पर मुतनाज़ा भी रहा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आए, उसकी वजह से पूरे पेशावर को भी उखेड़ दिया गया, तो आखिर वो मंसूबा एक ही महीने में बंद कैसे हो गया? ये और इसी तरह के कुछ और सवाल हैं जो हम पूछेंगे BRT या ट्रांस पेशावर के स्पोक्स पर्सन उमैर खान से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम बात कर रहे हैं पेशावर BRT की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि स्टूडेंट्स कितने खुश थे कि जब BRT सर्विस शुरू हो गई, और उनको अगरचे उस वक्त यूनिवर्सिटियां या तालीमी इदारे नहीं खुले थे, आखिर में आके ये एक थोड़ा सा अरसा था, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़मर्रा के काम होना, वो बता रहे थे कि हम अकेडमीज़ वगैरह जाते थे या कहीं और जाने के लिए। पेशावर ज़ाहिर है बहुत बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए, उस हवाले से भी। और हमने ये भी देखा कि वो बड़ा इंतजार कर रहे थे, कम से कम 2 साल से कम वो इंतजार कर रहे थे कि कब BRT शुरू होगी और उनके मुश्किलात और मसाइल खत्म होंगे। लेकिन BRT शुरू होते ही फिर से 33 दिन के अंदर बंद भी हो गई। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवालात उठे जो कि आपने देखा स्टूडेंट ने भी उठाए, जर्नलिस्ट ने भी उठाए, एक आम आदमी भी उठा रहा है। बस में आग क्यों लग जाती है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा, बाज लोग कहते हैं 5 दफा, लेकिन जाहिर है जो सरकारी जराए हैं, जो ट्रांस पेशावर कह रही है 5 दफा, उसमें चिंगारी आ जाती है या शोला भड़क उठता है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा किरायों की बात करें, सब्सिडी की बात करें, हो क्या रहा है, फिर हर रोज चाइना से लोग ठीक करने के लिए आएंगे, ये ऐसे सवालात हैं जो हर आदमी की ज़बान पर हैं। अब इन सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं ट्रांस पेशावर के जो हुकाम हैं उनके पास, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमैर खान जो कि ट्रांस पेशावर के तर्जुमान हैं। उमैर साहब, जो सबसे पहला सवाल, ये बसों में बार बार आग क्यों लग जाती है?
किस नतीजे पर पहुंचे आप तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि जो 2 बसों में बुनियादी तौर पे आग लगी और 2 में चिंगारी थी, मैं आपको बताऊं कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। जो बुनियादी तौर पे जो इसकी वजह सामने आई है वो कंट्रोलर्स और कैपेसिटर्स हैं, जिसके ऊपर तरजीही बुनियादों पे काम हो रहा है। बस बनाने वाली कंपनी की सिफारिश पे और लोगों के सेफ्टी को मलहूज़े खातिर रखते हुए, जिस पे ना हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना हम करेंगे, इस सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया और इसके ऊपर दिन रात काम भी चल रहा है। बस बनाने वाली कंपनी के जो माहिरीन हैं, उनकी जो टीम है वो भी पेशावर पहुंच चुकी हुई है और वो इस पर दिन रात काम कर रही है और जल्द तमाम बसों की मुकम्मल जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद सर्विस को बहाल भी किया जाएगा। अच्छा, ये आप जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये चिंगारी और शोला और हम देखते हैं तो शोले निकल रहे होते हैं, तो ये क्या है? मतलब लोग इसको ना बाज़ औक़ात एक मजाक के पहलू में भी ले लेते हैं कि लगी हुई आग है और आप कह रहे हैं चिंगारी है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी बात कीजिएगा कि ये क्या फ़र्क है इसमें। मैं आपको बताऊं कि जी 2 बसों में आग लगी थी, जिसको ना तो छुपाया जा सकता है, ना को उसको किसी भी किस्म के और अल्फाज यूज़ करके उसको हाइड किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। 2 बसेस में चिंगारी मैं इसलिए कहूँगा कि वो एक मामूली सा स्पार्क था जो कि कंट्रोलर वाली साइड पे लगा था और जिसको फौरन बस में मौजूद जो आग बुझाने वाले आले की मदद से बुझा भी लिया गया। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो BRT की बसेज हैं ये हाइब्रिड हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और इसमें तमाम कंपार्टमेंट्स में, जो बसों के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं बैक एंड पे, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है, जो कि किसी भी किस्म की इस तरह के नाखुशगवार वाकये की सूरत में अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी होता है तो सबसे पहले वो सेल्फ एक्सप्लोड होता है, जिसका पाउडर बाहर निकलता है तो लोग बाहर समझते हैं कि आग है और उसका धुआं है। तो वो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर जो इंस्टॉल्ड होता है वो ऑटोमेटिक होता है, तो वो एक्सप्लोड करता है, तो उसका पाउडर या CO2 या NO2 जो बाहर निकलता है वो पाउडर होता है, वो आग या धुआं नहीं होता। तो वो 2 बसेस में आग थी और 2 बसेस में चिंगारी थी। अच्छा, ये जो मोटर कैपेसिटर की आपने बात की कि उसमें प्रॉब्लम है, ये क्या वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम है कि सूट नहीं कर रहा, या बुनियादी इसमें मसला क्या है? मैं आपको बताऊं कि ये एक हाइब्रिड बसेस हैं तमाम और कंप्यूटराइज्ड हैं, इनके सॉफ्टवेयर हैं, इनमें बाइनरी कोडिंग होती है, स्टिमुलेशंस हैं, कंट्रोलर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। इसमें तमाम तर जो कि चीनी माहिरीन हैं वो भी लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो भी हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो पॉइंट है कि हम इसको रेक्टिफाई कितनी जल्दी कर लेते हैं, कितनी जल्दी बस सर्विस में जो ये को बहाल कर सकते हैं, कितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है और कितनी जल्दी हम इस सिस्टम के रूट कॉज पे आ सकते हैं कि दोबारा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। तो उसके हवाले से तमाम तर चीज़ों को, बस को हर एंगल से चेक भी किया जा रहा है, इंस्पेक्ट भी किया जा रहा है, रोड टेस्टिंग भी हो रही है, लोड टेस्टिंग भी हो रही है। तो किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़या मुस्तकबिल में पेश ना आए, इसी हवाले से चीज़ें को तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है। नहीं, सवाल अब यहाँ ये उठता है कि 17 को आग लग जाती है, 17 सितंबर 16-17 सितंबर की दरमियानी रात की अगर हम बात करें, सर्विस मुअत्तल हो जाती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वजह क्या है कि मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ कि आया ये वेदर की वजह से है, आया पुर्जे ठीक नहीं थे? अगर पुर्जे इस तरह का प्रॉब्लम अगर आइंदा भी करेंगे तो आज तो आपकी गाड़ी वारंटी में है, कल अगर वारंटी खत्म हो जाती है तो फिर इसका क्या होगा? फिर क्या हर रोज हमें चाइना जाना पड़ेगा? एक सादा सा सवाल जो एक आम आदमी की जुबान पर है। नहीं जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने जैसा कि उससे शुरू में बताया कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसका किसी को भी ना वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कोई वाकया भी हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बसेस इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब मैं आपको बताऊं, जो चीनी माहिरीन है वो हंगामी तौर पे पाकिस्तान पेशावर BRT भी इसी मकसद से पहुंच गए ताकि जो भी मसला है इसको रेक्टिफाई करके बस वंस एंड फॉर ऑल मुकम्मल तौर पे इसको रेक्टिफाई कर लें, ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो सिस्टम है BRT का सिस्टम है इसने काफी अरसा चलना है, काफी लंबा अरसा चलना है, ताकि किसी भी किस्म का इस तरह का वाकया पेश ना आ सके। अगर इन केस कॉन्टीजेंसी प्लान भी बनाना, कॉन्टीजेंसी प्लान भी होगा कि अगर इस तरह का वाकया अल्लाह माफ करे, कभी ना कभी अल्लाह ना करे हो, तो उसके हवाले से क्या उसका रेक्टिफिकेशन कैसे की जाएगी, उसका प्लान B क्या होगा, कैसे उसको सही किया जाएगा। तो वो क्योंकि एक अनफॉर्सीन इंसिडेंट था, ना इससे पहले कभी हुआ, ना कभी हमने भी देखा, ना किसी और मुल्क में भी देखा, तो वो ऐसा सिस्टम है ताकि जो चीनी माहिरीन के आने का मकसद भी ये था कि ताकि
सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, जो वाकया हुआ है इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके रेक्टिफिकेशन करें, लोड टेस्ट करें, रोड टेस्ट करें, उसके बाद आजमाइशी तौर पे चलाएं, उसके बाद फिर सर्विस लोगों के लिए बहाल करें। तो मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया रूनुमा इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। इसी हवाले से सिस्टम को आर्जी तौर पे सस्पेंड भी किया गया है ताकि मुस्तकबिल को हम और सिक्योर कर सकें। अच्छा, मैं वैसे ही एक अपनी समझ के लिए एक सवाल कर लेती हूँ इसी से रिलेटेड कि अगर मुस्तकबिल में इसी तरह पुर्जों का कोई मसला हो जाता है तो फिर उसकी दरामद के लिए या उसको ले आने के लिए इस तरह का भी मुआहदे में कोई एक शिक है? मैं आपको बताऊं कि जी जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीज कोई भी चलती है तो उसकी एक सर्टेन लाइफ होती है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर उसमें कोई चीज खराब हो जाती है, मतलब कोई परफेक्शन इज नॉट एवरीवेयर, नहीं गाड़ी है, बिल्कुल हाँ जी, तो गाड़ी है, कोई भी ऐसी चीजें खराब हो बिल्कुल। सकती है। जब खराब हो सकती है तो उसके लिए उसके पुर्जे मौजूद होंगे, उसकी चीजें मौजूद होंगी। ये जो इंसिडेंट हुआ ये एक अनफॉरसीन इंसिडेंट था, ये किसी का कोई मतलब वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कोई वाकया पेश हो सकता है। तो इसके हवाले से जो चीजें भी अगर रिक्वायर्ड हैं या आ गई हैं तो उसको तरजीही बुनियादों पर लगाया भी जा रहा है और दिन रात इस पे काम हो रहा है। ये नहीं कि कोई एनीबॉडी सिटिंग आइडल, कोई बिल्कुल बेकार बैठे हुए और काम नहीं हो रहा, बिल्कुल दिन रात काम हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये है कि हम सर्विस को जल्द से जल्द लोगों के लिए बहाल करें और मुस्तकबिल में कोई ऐसा कोई वाकया भी हो जाता है, कोई पुर्जा खराब हो जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है, तो बिल्कुल इसके लिए वर्कशॉप्स हैं, हमारे डिपो हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम लोग हैं। मावन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने दोबारा सर्विस की बहाली के लिए 25 अक्टूबर की डेट दी है। आप समझते हैं कि 25 तक आप मसले का हल निकाल लेंगे और BRT की बस दोबारा रूट पर होगी? जी बिल्कुल, मैं मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जो बात उन्होंने की है बिल्कुल उसका एंडोर्स करता हूँ, उसकी तायीद करता हूँ। पूरी कोशिश है कि 25 अक्टूबर को जो है सर्विस को रिज्यूम किया जाए। जो हल होगा वो तो पहले निकल आएगा ना जी। हमने उसके बाद इसकी रोड टेस्टिंग करनी है, लोड टेस्टिंग भी करनी है, आजमाइशी तौर पे पूरी की पूरी जो BRT का ट्रैक है, राहदारी है, उस पर चलाया जाएगा ताकि किसी भी किस्म में कोई इशू आता है उसको पहले हल कर लिया जाए, ना कि सिस्टम चलाने के बाद किया जाए। तो बिल्कुल एक बहुत साउंड डेट उन्होंने बताई है, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। 25 को हम दोबारा से सफर कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। थोड़ा सा अब आ जाते हैं इस चीज पर कि दस्तावेज में लिखा हुआ था कि आप जो एस्टिमेट लगा रहे हैं 3,60,000 मुसाफिर हर रोज BRT पेशावर में सफर करेंगे। जी जी 33 दिन BRT चली, लगभग 33 दिन जी। कितने मुसाफिरों ने सफर किया इस 33 मैं बताऊं जी, एक माह के दौरान 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। जो आपका सवाल था कि 3,40,000 बिल्कुल तो वो तो पूरा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम 6 महीने 3 से 6 महीने के बाद जो एस्टिमेशन होती है वो हमने जो 3 से 6 महीने की एस्टिमेशन है, 6 महीने सिस्टम चलेगा तो ये इतनी राइडरशिप आएगी। क्योंकि अभी सिस्टम तो इनॉग्रेट हुआ, अभी सिस्टम चला है, उसको मैच्योर होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 से 6 महीने में लोग भी वाकिफ हो जाएंगे, सिस्टम से और मुतारफ भी हो जाएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम मैच्योर भी हो जाएगा। अभी पूरा 100% सिस्टम हम नहीं समझते मैच्योर है, तो 3 से 6 महीने के बाद अगर आप ये देखेंगे राइडरशिप कितनी, तब ये सिस्टम को तब आप 3,40,000 पे जा सकती हैं। अब तक के मुताबिक एक्चुअल जो भी 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया, ये बिल्कुल हमारे टारगेट पर है। मतलब लेकिन वो आपके टारगेट पर है, लेकिन आपके टारगेट को पूरा नहीं कर रहा। मतलब 1 लाख दो फीडर रूट से भी हमें बताया कि जैसे अभी टोटल 5 फीडर रूट से 2 फीडर रूट जो मेन है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने आना है उसका भी इनॉग्रेट होना है। हाँ। तो अभी 2 फीडर रूट्स की इनॉग्रेशन भी बाकी है। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब कुछ बंद थे, 15 सितंबर को खुले हैं, तो उसके बाद सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आज तौर पर मुअत्तल किया गया। लेकिन आप ये देखें जब यूनिवर्सिटीज को खुल जाएंगे प्रॉपर्ली तो सिस्टम भी रिज्यूम हो जाएगा, तो राइडरशिप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली लोगों की डिपेंडेंसी BRT पे आ जाएगी, क्योंकि लोग पुराने जो फरसूदा निजाम से बेहद तंग भी हैं। अच्छा, फरसूदा निजाम पे भी मैं आखिर में बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले से इसको दोबारा एक दफा एक और सवाल इसी से रिलेटेड। जी जी मैडम, आपका जो टारगेट था कि आपने 3,60,000 मुसाफिर लगभग पर डे सफर करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपने इतनी बड़ी सब्सिडी भी दे दी। अब वो बस की सर्विस भी मुअत्तल हो जाती है, वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। फिर आपने जो मेरे पास एक डेटा है उसके मुताबिक, जो दस्तावेजात के मुताबिक है, सालाना 6 अरब से जायद की आमदनी का आपने तखमीना भी लगाया हुआ है। अब इस सारी चीज़ों में कि आपके जो राइडर हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते मुसाफिर पर डे के हिसाब से, और ये मामला भी बीच में चलते रहते हैं, तो और फिर इतनी बड़ी सब्सिडी, तो मामला कैसे चलेगा? आप कैसे अपना टारगेट अचीव करेंगे? मैं आपको बताऊं मैडम कि ये तखमीना ने लगाया 3,40,000 लोगों का पर डे, 60,000 3,60,000 लोगों का पर डे।
میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 6 مہینے سسٹم چلنے گا, اور یہ جو تخمینہ لگایا جاتا ہے ہمیشہ پیک ڈیز کا لگایا جاتا ہے, جب سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, سب سے زیادہ رش کے اوقات کے حساب سے اس کی تخمینہ لگایا جاتا ہے. اسٹیمیشن ہمیشہ پلس اینڈ مائنس ہوتی ہے, 100% نہیں ہم نے کہا کہ ہم نے کہا جی بالکل حتمی طور پہ 3,40,000 3,60,000 لوگ ہوں گے, پلس مائنس ویریشن ہو سکتی ہے. جب رائڈر شپ آٹومیٹکلی آپ کی 3,60,000 کو ٹچ کرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا ریونیو, ٹارگیٹڈ ریونیو اتنا جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. 3 سے 6 مہینے سسٹم کو بالکل بی آر ٹی کو سموتھلی ایک دفعہ آپ سٹریم لائن ہونے دیں, چلنے دیں, پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر سوالات آپ کے اب بھی جائز ہیں, تب اس کی جو ریلیونسی ہے زیادہ بہتر ہو سکے گی, کیونکہ 3 سے 6 مہینے سسٹم کو ہو جائیں گے چلتے ہوئے, پھر 3 سے 6 مہینے تک سسٹم میچور بھی ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, یہ آپ نے کہا کہ 33 دنوں میں 30 لاکھ لوگوں نے سفر کیا, ایک ماہ میں. ہاں جی, 30 لاکھ سے زیادہ لوگ. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, کتنی انکم ہوئی ہے آپ کو, کیونکہ کوئی کارڈ استعمال کر رہا تھا, کوئی ٹکٹ استعمال کر رہا تھا؟ میڈم جی اس میں بتاؤں کہ ویریشن ہوتی ہے, کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے ابھی پوری طرح واقف نہیں ہوئے. کئی لوگ زو کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں, 4.5 لاکھ سے زیادہ زو کارڈ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ایک ماہ کے دوران. آپ یہ دیکھ لیں بہت بڑا ایک لوگوں کی پذیرائش سسٹم کو حاصل ہوئی, لوگ بہت خوش اس سسٹم سے ہیں. پھر کئی لوگوں نے سنگل جرنی ٹکٹ لی جو کہ 50 روپے کی ہے, تو ایک ویریشن ہے جس میں زو کارڈ کا استعمال بھی ہے, اس میں ٹکٹ بائرز بھی ہیں, تو ایک ویریشن ہے جس کو آپ حساب لگا لیں کہ اس میں ابھی مطلب ہم پوری طرح تو اس کو مطلب کوئی اماؤنٹ اگر آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اماؤنٹ دینا قبل از وقت ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 6 ماہ کے بعد ہم جب اپنے ٹارگیٹس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح اسٹریم لائن ہو جائیں گے تو ہم اس جو آپ کی جو سوال ہے اس کا مکمل طور پر درست انداز میں جواب بھی دے سکیں گے. آخر میں چونکہ تھوڑا سا ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ آخر میں اگر ہم یہ جو پرانی بسوں اور ویگنوں کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ ان کی قیمتیں لگائی جائیں گی, یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ لوگ تو خفا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کہا گیا وہ ہوا نہیں ہے, تو یہ کب ہوگا یہ معاملہ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ہمارے بھائی ہیں, اور جن لوگوں نے ایز پر ریٹ اور جو طے شدہ ریٹ تھا یا تو طے شدہ معاملات تھے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں, ان پہ سرنڈر کیا, تو ان کو بالکل تمام تر قانونی قواعد و ضوابط کو مکمل کرتے ہوئے, جس میں آپ نے ایکسائز کے آفس سے کلیئرنس کروانی ہے, ویریفیکیشن کروانی ہے, کمشنر آفس سے کروانی ہے, متعلقہ اور جو حکومتی ادارے ان سے ویریفیکیشن کروانے کے بعد طے شدہ ریٹ پہ ان کو گاڑی کا معاوضہ بالکل ملے گا اور دیا بھی جائے گا. اور اس حوالے سے ہم نے اخبار میں ایڈ بھی دے دیا ہے, اشتہار بھی دیا ہے کہ جتنے پہلے بیچ میں جتنی گاڑیوں کی مکمل ویریفیکیشن ہو گئی ہے, تو اگر اس پہ کسی کو تحفظات ہیں, کوئی ایشو ہے, تو وہ آ کے ہمارے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے. تو ہم ہر لحاظ سے لیکن قانونی قواعد و ضوابط کو پورا کرتے ہوئے, ہم بائی پاس نہیں کر سکتے قانون کو, بالکل قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم نے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک ڈیڈ لائن مقرر کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں عمیر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی تو روٹ پر ڈال دی, دوسروں کی گاڑیاں آپ نے بند کر دی, ٹھیک ہے, اب وہ بیچارے روٹی روزی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ڈیڈ لائن پیریڈ ہونا چاہیے تھا بیفور بی آر ٹی اسٹارٹ؟ ہم اکثر میڈیا جو ہے اس کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے پاس آتے تھے میڈیا کے پاس کہ جی ہمیں یہ کہا گیا, ہمارا کام کب ہوگا. ہم جب بات کرتے تھے تو اس میں کہا جاتا تھا بس آج کل اشتہارات بھی چھپتے تھے, لیکن کوئی مخصوص مجھے ڈیڈ لائن نظر نہیں آئی. آپ جب ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ آج ہماری بی آر ٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ ہو جاتی ہے نا, اگرچہ وہ نہیں ہوئی, بہت ساری ڈیڈ لائنیں دی گئی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بس آج تک جس نے کر لیا تو اس کا کی گاڑیوں کی قیمتیں ان کو مل جائیں گی, ادروائز پھر نہیں, تو پھر شاید بہتر ہوتا. میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی لوگوں کا فائدہ ہے. اگر ہم ڈیڈ لائن مقرر کر دیتے تو جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کا پھر بعد میں احتجاج ہوتا, تو اس کو مرحلہ وار کر رہے ہیں, فیز وائز ہم کر رہے ہیں, تاکہ کسی کا کوئی اگر ریزرویشن ہے, کوئی تحفظات ہیں, تو اس کو ہم دور کر سکیں, اس کو بالکل ہم اپنے سسٹم کے ساتھ بلینڈ کر لیں, جیل کر لیں, تاکہ ان کا کسی بھی قسم کا ایشو نہ رہ جائے. تو بالکل مرحلہ وار کر رہے ہیں, فیز وائز چیزیں چل رہی ہیں, اور بالکل ہم ایسا ایسا ان کی جو طے شدہ ریٹ ہے, جو طے شدہ ان کے ساتھ جو قانونی معاملات ہیں, اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کسی کے ساتھ کسی کا استحصال نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ایک معاملہ تھوڑا سا رجسٹریشن کا ہے کہ جس کے نام پر رجسٹریشن ہے, کاغذات ہیں, وہی آئے گا, یہ ایک چیز ہے, اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا؟ میں بتاؤں, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ایک جو بنیادی اس کا جزو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویریفیکیشن کرنی ہے تمام گاڑیوں کی, ان کے کاغذات کی, ان کے اونرشپ کی, کہ کس کے تمام کاغذات پورے ہیں, کسی کو کوئی کیس تو نہیں ہے, کوئی لٹیگیشن میں تو نہیں ہے. ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے جب آپ نے قانونی چارہ کرنی ہے, بالکل ہر چیز, روٹ پرمٹس, ہر چیز دیکھنی ہے, تو فزیکل کنڈیشن بھی جج کرنی ہے, تو وہ سب کچھ ایک پروسیس ٹائم لیتا ہے, اور پروسیس قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے. جب قانون کے مطابق اپنی چیزیں کرنی ہیں تو اس میں ہم نے فیز وائز چیزوں کو لے کے گئے ہیں, تاکہ کسی کے قسم میں کوئی ایشو نہ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی اونرشپ کا ایشو ہے, تو وہ بھی ہم نے ویریفیکیشن کا سسٹم اس لیے کافی اس
बेहतर बनाया ताकि किसी का ये भी इशू हो तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाए बाद में, ताकि उसके लिए भी कोई दुश्वारी ना हो, मुश्किलात ना हो। अच्छा, तो अभी आप कोई डेट दे सकते हैं कि इस वक्त तक ये मामला हम कोशिश करेंगे कि ये हो, या यही लगे रहेंगे आप कि जब तक कि कानूनी मामला तय नहीं पाते तब तक हम? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि मरहलावार हो रहा है, और पहले मरहले में नहीं, मतलब इस साल हो जाएगा, अगले साल तक होगा? मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमेशा टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, और कोई भी हतमी डेट देना कबल अज़ वक्त है। हम मरहलावार कर रहे हैं, और पहले मरहले में जितनी गाड़ियों की वेरिफिकेशन हो गई उसका हमने अखबार इश्तिहार भी दे दिया ताकि मुकर्रर डेट तक किसी को कोई इशू हो तो वो हमारे दफ्तर से रब्ता कर सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया उमैर साहब कि आप हमारे साथ थे और आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। जब से BRT की सड़क बनना इवन की शुरू हुई तब से लेकर अब तक एक मसले हैं कि वो निकलते ही जा रहे हैं, और कन्फ्यूजन्स है कि वो बढ़ती ही जा रही थी। बाज़ औक़ात कुछ पॉलिटिकल मामलात, बयानात ऐसे हो गए जिसने कि BRT की सर्विस या BRT के जो मामले को जो है वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया, सियासी बना दिया। अब ट्रांस पेशावर के तर्जुमान के तौर पर उमैर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हमारे सवाल के जवाब में, वो हमने आपके सामने रखी। बहुत होपफुल हैं कि जल्द ही और अक्टूबर के महीने में हमारे लोग एक बार फिर BRT पेशावर को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इससे जुड़े हुए जो सियासी पहलू हैं उनको अगर कम से कम सामने लाया जाए तो यकीनन कोई मनफी चीज़ जो है वो सामने नहीं आएगी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।